निरंकुश नेतृत्व शैली। तो इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान पूरे कार्य को स्वयं ही करने की ओर होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो नेता होता है निरंकुश नेतृत्व शैली में, वो सारा काम खुद ही करता है, किसी भी कर्मचारी को वो काम करने नहीं देता। मतलब कि जो भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, सारे कार्य वो स्वयं ही करता है, अपने कर्मचारियों से कोई विचार विमर्श नहीं करता और ना ही उनसे कोई सुझाव लेता है। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला है केंद्रित सत्ता। इस पद्धति में प्रबंधक को जो अधिकार या उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इसमें जो प्रबंधक होता है और उसको जो भी अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं वो किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते, इसलिए ये केंद्रित सत्ता है। अगला है एक व्यक्ति के निर्णय। नेतृत्व की इस शैली में प्रबंधक सारे निर्णय स्वयं लेता है। वह यह मानता है कि उसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब निरंकुश नेतृत्व शैली में क्या है कि इसमें एक ही आदमी होता है जो निर्णय लेता है। वो ये मानकर चलता है कि उसको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला है कर्मचारियों के बारे में गलत धारणा। प्रबंधक इस धारणा का शिकार हो जाता है कि कर्मचारी प्यार से काम नहीं करते, उनके लिए कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो प्रबंधक होता है वो ये मान लेता है कि कर्मचारी जो होते हैं वो प्यार से काम नहीं करते। ठीक है, उनके लिए कठोर नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, वो उसी में काम करते हैं। ठीक है। अगला है संदेश वाहन केवल नीचे की ओर। इसमें संदेश वाहन केवल नीचे की ओर होता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों के विचार सुझाव महत्वहीन होते हैं। अब जो निरंकुश नेतृत्व शैली में होता है उसमें केवल संदेशवाहन नीचे की ओर होता है। मतलब कि इसमें जो प्रबंधक होता है वो केवल अपने कर्मचारियों को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनसे ना सुझाव मांगे जाते हैं और ना ही उनके विचार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल संदेशवाहन नीचे की ओर होता है। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके निरंकुश नेतृत्व शैली की विशेषताएं खत्म हो गई। अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है शीघ्र व स्पष्ट निर्णय। जब निरंकुश नेतृत्व शैली में एक ही प्रबंधक होता है और वो सारा काम खुद ही करता है, इसलिए वहाँ के शीघ्र और स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अगला है संतुष्टिपूर्ण कार्य। क्योंकि इसमें एक प्रबंधक होता है और वो सारा काम खुद ही करता है, इसलिए सारे कार्य वो अपनी संतुष्टि के अनुसार करता है। अगला है कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक। अब जो निरंकुश नेतृत्व शैली है वो कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। इनमें कम शिक्षित कर्मचारी इसलिए क्योंकि कम शिक्षित कर्मचारी किसी भी योजना या कोई भी विचार विमर्श नहीं करना चाहते, वो केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ये उचित है, सही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या हानियां हैं। तो पहली हानियां है अभिप्रेरणा की कमी। इसमें अभिप्रेरणा की कमी होती है। ठीक है, कर्मचारी को कोई अभिप्रेरित करने वाला नहीं होता। जो प्रबंधक होता है वो उनको खाली काम बताता है क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए यहाँ पर अभिप्रेरणा की कमी रहती है। अगला है कर्मचारियों द्वारा विरोध। कर्मचारी इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्मचारी के सुझाव और विचार जाने नहीं जाते, केवल उनको उनके ऊपर काम थोपा जाता है। ठीक है। अगला है पक्षपात की संभावना। इसमें पक्षपात की भी संभावना होती है क्योंकि जो प्रबंधक होता है वो अकेला काम करने वाला होता है, तो वो किसी के साथ भी पक्षपात भी कर सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो जहाँ नेता समूह का सर्वाधिक विद्वान सदस्य हो, इसका प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर जो नेता हो वो सर्वाधिक विद्वान हो। ठीक है। अगला, जहां निर्णय के लिए बहुत समय कम हो। मतलब जहां पर निर्णय लेने के लिए कम समय हो वहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जहां अधीनस्थ अनुभवहीन व अशिक्षित हो। मतलब जहाँ के कर्मचारी अशिक्षित हो और अनुभवहीन हो, उन्हें कोई अनुभव ना हो और वो कम पढ़े लिखे हो, तो वहां पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो